everyone, this video is the part of our premium content. अगर आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बी इट एकेडमिक्स बी इट कॉम्पिटिटिव, चाहे आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी नेट, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इन सब कोर्सेज की प्रिपरेशन आप हमारे ऐप के साथ कर सकते हैं. फॉर मोर डिटेल चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. हमारे जो ऐप है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. For more free content, you can download the app or you can directly WhatsApp at the given number below and enjoy the lecture. डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व. और लॉ ऑफ डिमांड. ये दो चीजें मुझे आपको समझानी है. ये अब आप समझ लीजिए, ठीक है. तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बिहाफ पे भी हम डिमांड कर्व निकाल सकते हैं. लेट्स से एक कंज्यूमर है, उसके पास लिमिटेड इनकम है, उसको आप गुड्स पे खर्च करना है. तो अगर उसको दो गुड्स पे खर्च करना है तो उसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होगी? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY डिवाइड बाय PY इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. ठीक है, अभी अभी हमने समझा, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, अब जो कमोडिटी है, जो कंज्यूमर है, वो इक्वलाइज करेगा मार्जिनल यूटिलिटीज को. कंज्यूमर इक्वलाइज करेगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को विद रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस ऑफ ए कमोडिटी विच इज X एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y विद रेशियो ऑफ प्राइस Y. ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा. बट जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं या हम किसी और चीज की बात करते हैं तो हम केवल एक गुड की बात करते हैं. जब मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाया या मैंने जब आपको डिमांड कर्व पढ़ाया तो मैंने डिमांड कर्व में भी आपको क्या बताया था कि whenever the price increases quantity demanded decrease. और डिमांड कर्व को मैंने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया था? एक्स एक्सिस पे मेरा क्वांटिटी था और वाई एक्सिस पे मेरा प्राइस था एंड दिस वाज माय लॉ और दिस वाज माय डिमांड कर्व. इतना मैंने आपको समझाया था. आई होप इतने में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, दिस इज लॉ ऑफ डिमांड. अब हम इसको डायग्रामेटिकली कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है और जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, समझ में आ गया? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉ ऑफ डिमांड. यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अगर हमारा रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से हमने क्या ड्राइव किया था? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. क्योंकि यहाँ पे हमें केवल एक कमोडिटी की बात करनी है. तो अगर मैं एक कमोडिटी की बात करूं तो एक कमोडिटी के केस में मेरा इक्विलिब्रियम क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय PX. अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर डिमांड कर्व को ड्रॉ करना है तो कहीं ना कहीं मुझे ये ड्राइव करके देखना पड़ेगा, तभी मैं देख सकती हूँ कि इससे डिमांड कर्व किस तरीके से ड्रॉ हो सकता है. तो लेट अस जस्ट ड्रॉ इट. ठीक है, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को ड्रॉ करते हैं. तो दो पैनल में ड्रॉ करेंगे क्योंकि इससे हमें डिमांड कर्व भी ड्रॉ करना है. ठीक है, दिस ठीक है. साइमल्टेनियसली मैं आपको कंज्यूमर डिमांड कर्व जो है वो भी ड्रॉ करके दिखाती हूँ. तो सबसे पहले हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने ये जब सिंगल कमोडिटी वाला पढ़ाया था तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था और आज की क्लास में भी पढ़ाया है, तो आई होप आप देख लीजिए. तो यहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट की थी? क्वांटिटी रिप्रेजेंट की थी. और इधर मैंने क्या रिप्रेजेंट किया था? इधर मैंने मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को रिप्रेजेंट किया था. तो इस केस में मैं यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करूंगा? MUX डिवाइड बाई PX. MUX डिवाइड बाई PX. ठीक है, और जो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या है? कांस्टेंट है.
तो वो मैंने क्या मान ली, कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। इतना समझ में आ गया, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो सबसे पहले हमने ये माना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय पी एक्स इट इज एन इक्विलिब्रियम, और जब इक्विलिब्रियम में है तो दिस इज आवर फर्स्ट कर्व mu x डिवाइड बाय पी एक्स। ठीक है, इतने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतने में कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं, इतनी क्वांटिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। लेट्स से दिस इज Q। अब इसी क्वांटिटी को आप नीचे लेकर आइए, ये क्या हो गई Q। इस क्वांटिटी पे मेरा प्राइस क्या होगा, ठीक है, ये मेरी क्वांटिटी हुई, और इस पे जो प्राइस है Px है, तो मान लीजिए ये क्या है, मेरा Px है। पहला पॉइंट मैंने मान लिया, दिस इज माई पॉइंट ए। इसके बाद में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आप मानिए कि जो मेरा प्राइस था Px, वो मेरा प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। अगर मेरा प्राइस कम हो गया तो इस पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखिए डिनोमिनेटर में प्राइस है, सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन है। सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन क्या कहता है कि अगर मेरा प्राइस कम होगा तो इसकी वैल्यू जो है वो ओवरऑल बढ़ जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर का प्राइस कम हो रहा है। व्हेन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल, ठीक है, गुड एक्स का अगर प्राइस हमारा कम हो गया है, जो इक्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब होगी। ठीक है, अब पहले से मेरा जो कम प्राइस हुआ है, हाउ इट विल इंपैक्ट इक्वालिटी एंड इक्विलिब्रियम कंडीशन, देन mu x अपॉन पी एक्स जो है वो मेरा बढ़ जाएगा। अब मेरा mu x पी एक्स अगर इंक्रीज होगा तो वो मेरा क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, mu x 1 डिवाइड बाई पी एक्स 1। क्योंकि मेरा प्राइस कम हुआ, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ गया, वो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स अपॉन पी एक्स, जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी था मनी का, वो बढ़ गया। वो क्यों बढ़ गया, क्योंकि मेरा प्राइस कम हो गया, तो मैं सेम मनी में, सेम इनकम में ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये हो गया Q1। ये जो मेरी क्वांटिटी बढ़ी, इसको यहाँ पे ड्रॉ करो Q1। अब मेरी क्वांटिटी भी बढ़ गई और प्राइस क्या था, पहले से कम हो गया। तो लेट्स से अगर पहले प्राइस Px था तो अब कितना हो गया, Px1। तो अब कितना प्राइस हो गया, ये रहा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ गया, B। समझ में आएगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने क्या किया, आपका प्राइस जो है वो कम किया। ठीक है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो दोनों कंडीशन को बताता है, व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइस देयर विल बी डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड एंड वाइस वर्सा। तो हमने क्या किया, प्राइस को बढ़ा के देख लिया, फिर और प्राइस बढ़ेगा और आगे जाते रहेंगे। लेट्स से जो प्राइस है, अभी हमारा प्राइस क्या हुआ था, कम हुआ था। अब हम प्राइस को बढ़ा के देखते हैं। अगर हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ये जो हमारा पूरा फ्रैक्शन था, इसकी वैल्यू बढ़ गई थी, इस बार इसके फ्रैक्शन की वैल्यू क्या है, वो कम हो जाएगी। और अगर इसके फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। जैसे ये राइटवर्ड शिफ्ट हुआ, ये क्या होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा। तो बैकवर्ड अगर शिफ्ट हुआ तो mu x 2 अपॉन पी एक्स 2। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस बार क्वांटिटी क्या है, दिस इज द क्वांटिटी Q3। ठीक है, प्राइस पहले से बढ़ गया है, तो प्राइस हमने मान लिया यहां पर पहुंच गया, पहले से बढ़ के। प्राइस अगर हमारा ये हो गया तो ये क्या हो गया, हमारा थर्ड पॉइंट हमारा ये आ गया, यहाँ पे मेरा थर्ड पॉइंट ये हो गया। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया हो। अब अगर मैं इन पॉइंट्स को ड्रॉ कर दूं, देखो एक पॉइंट मेरा ये है, एक पॉइंट मेरा ये है। अब मैं इन पॉइंट्स को अगर ड्रॉ कर दूं, थोड़ा सा ब्रॉड ड्रॉ कर, ठीक है, तो ये क्या है, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। दिस इज क्वांटिटी, दिस इज क्वांटिटी, दिस इज प्राइस। ठीक है, इस एक्सिस पे प्राइस है और ये है। तो ये और ये जो मैंने डिमांड कर बताया था, ये इसमें आपको कोई डिफरेंस दिखा है, तो ये है तो डिमांड कर भी ऑफ ए कमोडिटी।
ठीक है। डिमांड कर्व ऑफ ए कमोडिटी बिकॉज नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो एनालिसिस था, और जो हमने बोला था लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाते टाइम कि सबसे पहला रीजन लॉ ऑफ डिमांड का होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, आई होप वो तो आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों? अगर मैं इसकी रीजनिंग की बात करूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से प्राइस ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीजेस, ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड कम क्यों होती है? आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है वो होता है एमयू अपॉन पीएक्स, ठीक है। सो वेन एवर द प्राइस विल इंक्रीज, तो ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। दिस विल शिफ्ट राइटवर्ड, ठीक है, ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड दैट विल लीड टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अगर इसके लॉजिक की बात करें, ठीक है, तो प्राइस बढ़ा आपका, प्राइस बढ़ने की वजह से आपका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ, आप एक नी इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचेंगे। तो जब आपका प्राइस बढ़ गया तो कोई भी चीज आपको महंगी लगेगी, महंगी लगेगी तो आप उसको कम से कम डिमांड करेंगे, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर ऑफ ए कमोडिटी, उससे मिलने वाली हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है। तो जब मेरा प्राइस बढ़ा तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल, जो मेरा प्राइस बढ़ा तो मैं उसको कम कंज्यूम करूंगा क्योंकि अब वो महंगी हो गई है, और अगर मैं उसको कम कंज्यूम करूंगा तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाएगी क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। तो प्राइस बढ़ने से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, ये भी एक रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वेन एवर द प्राइस विल इंक्रीज इट विल लीड टू डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्यों? क्योंकि जब मेरा प्राइस बढ़ा तो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड कम हुई, मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ गई। ये तीन रिलेशन है जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ी, ठीक है, जब हमारा प्राइस गिरा, तो प्राइस गिरने से हमारी इनकम पे कोई इंपैक्ट आया? इन जनरल तो आएगा, जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें वो चेंज देखने के लिए मिलेगा। बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो हमने मानी कांस्टेंट, ठीक है। इस ये भी बहुत डिबेट का विषय है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमने जो रियल इनकम का चेंज था ना, देखो मैंने आपको जब डिमांड पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर मेरी प्राइस कम होगी ना तो मेरी रियल इनकम बढ़ जाएगी। मेरी रियल इनकम क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि मैं सेम कमोडिटी सेम अमाउंट ऑफ इनकम में ज्यादा चीजों को खरीद सकती हूँ क्योंकि प्राइस कम हो गया है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने इस इफेक्ट को ना कंसीडर नहीं किया है, ठीक है। हमने इनकम को या इस इफेक्ट को हमने क्या किया है, कंसीडर ही नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये चेंज करेंगे ना, अगर हमने इस इफेक्ट को कंसीडर किया तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है ना वो भी चेंज होगी। लेकिन हमने पहले क्या अजम्पशन मान ली थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को हमने कांस्टेंट मान लिया था, इसीलिए जो हमारा प्राइस चेंज हुआ उसकी वजह से जो हमारी रियल इनकम बढ़नी थी और उसकी वजह से जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंक्रीज होनी थी वो सब हमने हटा दिया और मार्जिनल यूटिलिटी को हमने कांस्टेंट मान लिया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो कांस्टेंट है ना वो दो केसेस में कांस्टेंट रह सकती है। पहला, जो इलास्टिसिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है या फिर जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी कर्व या फिर इसका दूसरा नाम है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर वो 1 है तो कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? देखो जब हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना तो हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना सीखेंगे। तो उसमें एक मेथड होता है टोटल एक्सपेंडिचर। तो जब टोटल एक्सपेंडिचर वाले मेथड से हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो यूनिटी निकल के आती है ना, यानी कि अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, यूनिटी निकल के आती है, तो इसका मतलब ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है ना वो हमारा कांस्टेंट है।
टोटल एक्सपेंडिचर जो हमारा कांस्टेंट है बेटा, इस चीज का क्या मतलब है? इस चीज का मतलब ये है कि अगर प्राइस कम भी हो गया है, ठीक है, अगर हमारा जो प्राइस है वो कम होने की वजह से हम क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा भी डिमांड कर रहे हैं, बट हमारा जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर है ना वो सेम है, हमारे एक्सपेंडिचर के पैटर्न में कोई डिफरेंस नहीं आया है, तो then the elasticity of marginal utility curve is unity even when increase in the purchase of commodity, क्योंकि हमारा प्राइस कम हुआ तो हम ज्यादा कमोडिटी को परचेज करेंगे, ठीक है, जो मनी एक्सपेंडिचर है वो सेम रहेगा, ठीक है, जैसे प्राइस और क्वांटिटी और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, पहले हमारा प्राइस 5 था, तो मैं कितनी क्वांटिटी को खरीद रही थी? 500 को, ठीक है, फिर मेरा प्राइस बढ़ के क्या हो गया, सॉरी, पहले अगर मेरा प्राइस पहले मेरा प्राइस 5 था, तो मैं कितनी क्वांटिटी को खरीद रही थी? 100 को। फॉर एग्जाम्पल मेरा प्राइस बढ़ के 5 से 10 हो गया, तो मैं कितनी क्वांटिटी को खरीद रही हूँ अब? 50 को खरीद रही हूँ, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर इस केस में क्या है? प्राइस इंटू क्वांटिटी इज टोटल एक्सपेंडिचर 500, इस केस में क्या है? 500, तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंट है, ठीक है। इसी के अगर हम रिवर्स सिचुएशन लगा रहे हैं कि पहले जो मेरा प्राइस था वो 10 था, ठीक है, तो मैं 50 खरीद रही थी, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना कर रही थी? 500, फिर प्राइस कम हुआ तो मैंने 50 की जगह 100 खरीदने शुरू किए और मेरा टोटल एक्सपेंडिचर 500 है, तो इस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 है, तो व्हेनेवर देयर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर 1 हो जाती है या यूनिटी हो जाती है, तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में वी कंसीडर इट कि जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है दैट कैन बी कांस्टेंट, ठीक है। दूसरी कौन सी कंडीशन है? दूसरी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो रिमेन अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर स्मॉल चेंजेस इन प्राइस ऑफ अनइम्पोर्टेंट गुड्स, यानी कि अगर स्मॉल चेंज हो, किसमें स्मॉल चेंज हो? इन प्राइस ऑफ अनइम्पोर्टेंट गुड, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लेट्स से आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं और आप 100 रुपए के नमक पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी इनकम में हम बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहे हैं, तो स्मॉल चेंज इन प्राइस ऑफ अनइम्पोर्टेंट गुड्स, यानी कि वो गुड्स जिन पे हमारी इनकम का एक बहुत छोटा सा पोर्शन जो है वो खर्च होता है, उस केस में हम मान सकते हैं, यानी कि जो बजट है कंज्यूमर का उसका बहुत निग्लिजिबल पार्ट है, वो बहुत ज्यादा बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है, तो हम इस केस में मान सकते हैं कि जो इंक्रीज होगा रियल इनकम में, या फिर जो मैंने अभी बताया कि प्राइस कम हुआ तो रियल इनकम इंक्रीज होगी, तो वो जो इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल है, एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो हम कांस्टेंट जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर गाइस। आई जस्ट होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब टू द चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आई हैव सीन इन माय एनालिटिक्स कि आप लोग वीडियोस देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। आई हैव टारगेट ऑफ फिनिशिंग ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक्स। Until next time, I see you again. Keep loving us. Thank you so much.